तबला वादन एवं बातचीत की रिकॉर्डिंग हो रही है। पंडित भारतेंदु वाजपेयी आपसे वार्ता करेंगे तथा सारंगी पर लहरा दे रहे हैं पंडित भगवान दास मिश्र। खां साहब, इरशाद तबले के 6 घराने माने जा रहे हैं। दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ या पूरब, हाँ। बनारस, फरुखाबाद और पंजाब। तो आप गोया लखनऊ के खास हाँ, बिल्कुल खास है। प्रतिनिधि हैं। उस घराने के बारे में आप हम लोगों को जानकारी थोड़ी सी दें। इस बात की जानकारी कि कब से शुरू हुआ, कौन बुजुर्ग आए और फिर आज तब से अब तक कैसा। सबसे पहले दिल्ली से मियाँ बख्शू जी आए और उनसे सिलसिला चला। उनके साहबजादे मम्मू जी थे और शुजाउद्दौला के दौर में भी आए और आसफुद्दौला के दौर में भी सुना जाता है। बहरहाल आए पहले बख्शू जी, मम्मू जी उनके लड़के थे, और मक्खू जी भाई थे, 2 भाई थे। ये देख तो दिल्ली में रह गए, लेकिन आए बख्शू जी और मोदू खां साहब भी साथ आए। साथ आए, उनके आए, वो भी भाई थे। हाँ, वो भी भाई थे। जी हाँ। मम्मू जी के साहबजादे थे मोहम्मद खां साहब। मोहम्मद खां साहब के साहबजादे थे मुन्ने खां साहब, आबिद हुसैन खां साहब और नादिर हुसैन खां साहब। ये 3 साहबजादे थे। बड़े थे मुन्ने खां साहब, उनसे मंझले थे नादिर हुसैन खां साहब, उनसे छोटे थे आबिद हुसैन खां साहब। आबिद हुसैन खां साहब की कोई औलाद थी नहीं। ये भतीजे भी थे वाजिद हुसैन खां साहब और दामाद भी हो गए थे। जी हाँ। वाजिद हुसैन खां साहब, तो वाजिद हुसैन खां साहब तक ने संभाला। छुट्टन खां साहब का भी मेरा ख़ानदान में है जिक्र, लेकिन ये एक सिलसिला एक है, एक वो सिलसिला दूसरा है। छुट्टन खां साहब भी लखनऊ घराने के नानाओं में से लगते। मतलब आबिद हुसैन खलीफा के भाई नहीं थे। भाई नहीं थे। अच्छा, उनके हाँ, रिश्ते। हाँ, जैसे वो मुन्ने खां साहब के दौर से नाना के, जैसे नाना दादा, तो ये दादा का दौर चला आ रहा है नाना। तो इस लिहाज से अब उनके साहबजादे वाजिद हुसैन खां साहब के हम हैं, समझिए। हमारे बाद इल्मास हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि संभालें या ना संभालें। मुझे कुछ लगन थी इसकी कि मैं कलकत्ता भी चला गया था कि कम से कम लखनऊ घराना रहे, और नहीं तो मेरे बाद तो ख़त्म ही था मसला। ये छोटे थे। अब लखनऊ घराने के उस्तादों ने, यानी पहले तो दिल्ली का तबला था मियाँ बख्शू जी के वक्त में, अब जब लखनऊ आए तब यहाँ नाच भी शुरू हुआ। ये लखनऊ में पहल आसफुद्दौला के दरबार में प्रकाश जी वगैरह आए हैं। सितार में गया रज़ा खान ने सितार में नया बाज ईजाद किया। ठुमरी भी यहीं से लखनऊ से गई, समझिए थी। तो उसकी संगत के लिए आपके ख़ानदान ने दिल्ली के तबले में क्या क्या तरजीह की, क्या क्या चीज़ें बढ़ाई और कैसा बाज को उन्होंने बदला, और इस बारे में भी जानकारी। अब दिल्ली के तबला तो वहीं तक मौजूद है, किनार तक। यहाँ तो स्याही से ज़्यादा बातें की गई हैं। जी अच्छा। स्याही पे ज़्यादा प्रचार है लखनऊ का तबला जो है। अच्छा, अब रहा ठुमरी के साथ की संगत का, वो लग्गी जो है तो कायदे की आधी कटिंग है। अच्छा। उसके आधे बोल हैं जो वो उसको सजा बना के ठुमरी के साथ में लग्गी में बजाए जाते हैं। तो नई उसकी संगत के लिए नई लग्गियाँ बनाई गई। लग्गियाँ बनाई जाती, पुरानी भी हैं और नई भी हैं, आजकल के ज़माने की भी हैं और उस ज़माने की भी हैं। सितार के संगत के लिए नए सितार रीले बनाए। के अलग अंदाज है। वो तबला ऐसा साज है कि 10 के साथ बजता है अंदाज में। वो गाने वाले के साथ की संगत के लिए उसका दूसरा हिसाब है, तन के साथ का हिसाब दूसरा है, सितार सरोद के लिए, और ना डांस के लिए अलग बोल हैं और सोलो अलग है। बल्कि एक दफ़े किसी किताब में हाथरस से निकला था तो उसमें आबिद हुसैन खां साहब के बारे में ऐसा लिख दिया था एक किताब में कि आबिद हुसैन खां साहब सिर्फ डांस बजाते थे, तबला नहीं जानते थे, तबला नहीं बजाते थे। फिर दूसरी किताब मैंने देखी, मुझसे जब शागिर्दों ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें, मैंने कहा अच्छा मैं गौर करूँगा, नहीं तो लिखूँगा। तो दूसरी किताब इत्तेफाक से नज़र से गुजरी तो उसमें लिखा कि नहीं वो सोलो भी बजाते थे। अब आप इरशाद, आपको जो कुछ बातें करना है वो। मतलब ये कहने का यह है कि नचकरण के बाद में उस्ताद बख्शी जी के ज़माने से शुरू हो गया, और उसके बाद फिर मुन्ना खां साहब, आबिद हुसैन तो इतने बिंदादीन और कालका महाराज के साथ हमेशा वही संगत किए। हाँ। तो पूरे नचकरण के बाद में पखावज के बोलों को मुलायम करके उन्होंने नए बोल बनाए होंगे। हाँ, एक थोड़ा सा उसको बोला, उसकी उपज जो है ना, हम लोग उसको उपज औचार कहते हैं कि उसकी औचार सजावट के तबले के बोलों में उसको सजाया। और कुछ पखावज के बोल दकीक मुश्किल भी पड़ते थे तो उनको भी अपनाया, वो भी हैं पखावज के बोल। और कुछ नक्कारे के भी सजाया, उसको भी वो भी आए।
लेकिन डांस पूरा नहीं है। कुछ डांस में ऐसे पद हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं कि जो तबले में है ही नहीं बोल, तो उसकी हम लोग औचार उसकी यानी उसका एक ब्लाइटिंग पेपर बना के दिमाग से सजा के तबले के बोलों में साधते थे। उस तरह बात से यह है बनाए कि गए हैं उस तरह। दिल्ली का तबला जो था वो तो सिर्फ किनार में सबसे ज़्यादा उसमें प्रधान है। इसमें चूंकि नाच के साथ गंभीर पखावज का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, जरूर है। तो स्याही और लव और थपिया के बजाय छंगुनिया के थाप वगैरह के इस बात से जोरदार तबला बना। लेकिन पखावज हटाते हुए पखावज को मुलायम करके बोल बनाए गए। पर ये चीज ऐसा नहीं कि पखावज ही है सिर्फ, नहीं तबला है खास बनाए गए। अब जैसे कि वो धुमकिट की जगह धिनकिट धिनतरिकिट, इस तरह से यूँ बोल उसको सजाए गए कि ताकि सहल पड़े। अब धुमकिट भी है लेकिन उसके अंदाज में इतना खुलासा, वो बड़ा साज है, उसमें ज़्यादा आवाज़ की गंभीरता है, इसमें आवाज़ कम आ सकती है। हम धुमकिट को भी आपको उसी अंदाज से सुनाएंगे कि अंदाज़ा लगे कि पखावज के अंदाज की धुमकिट है, जैसे था पखावज के अंदाज की है, तो वो भी एक अंदाज़ा आपको देंगे। उस तरह के ऊपर टुकड़ा में भी छोटी छोटी सी बातों में है, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ा सा हम आपको सजावट देते जाएंगे जहाँ तक है। और उसके अलावा ये कि सोलो हमारे वहाँ जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग भी है। ये नहीं कि डांस के ही साथ के हैं और तन के साथ तबला सोलो नहीं जानते हैं। डांस ही के मतलब के ज़्यादा ये वाजिद अली शाह के दौर में ज़्यादातर बिंदादीन महाराज और कलका महाराज का साथ रहा, इसलिए ज़्यादा प्रचार ज़्यादा इन लोगों का, इनका साथ ज़्यादा गुजरा। मुन्ने खां साहब का भी और आबिद हुसैन खां साहब का भी साथ में, और ज़्यादा खूबसूरत तो मुन्ने खां साहब थे, बड़े मुन्ने खां साहब जी हाँ। लेकिन ये ज़्यादा घूमे, ज़्यादा बहुत घूमे, हिंदुस्तान भर घूम लिए ज़्यादा, वो ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे, तो इसलिए आबिद हुसैन खां साहब को भी बहुत गैरत हुई, ये ज़्यादा सामने आ गए। तो ये भी डांस में ही मशहूर ज़्यादा थे और सोलो में तो थे ही। तो अब संगत के बाज के लिए यानी अलग अलग, जैसा आपने हम लोगों को बताया, अलग अलग बातें कि नाच के संगत के वास्ते अलग अलग आमद बनाई गई, उसमें पड़ने बांधी गई, उनके गतें बनाई गई, टुकड़े बंदिशें बांधी गई, टुकड़े बांधे गए। सितार के संगत के लिए नए रेले बनाए आप लोगों ने, रेले, कुछ कायदे छोटे छोटे, कुछ छोटे छोटे तिहाइयाँ। ठुमरी के संगत के लिए उसके आधे कायदे के आधे बोलने लगियां बनाई गई। और सितार में चूंकि झाला जब चलता है तो उसके साथ नाधी धिन्ना यानी 3 ताल का प्रधान है सितार में, इस वास्ते 3 ताल के ठेके की कई किस्में बनाई गई होंगी कि मतलब बहुत उड़ जाए, वो सहूलत के लिहाज से, सहूलियत के। अब ये उंगलियां हैं, मशीन तो है नहीं, उनको स्ट्रोक सहल पड़ता है, वो तो बहुत दूर तक ले जाते हैं। आजकल आप 8 वर्ष के बच्चे को सुनेंगे, 10 वर्ष के, तो वो झाला फेंकेगा, जो नादी धिन्ना तैयार से तैयार तबलिए नहीं जा सकते हैं, तो उसकी औचार बना के उसको सहल करके कोई झेटे से चला जाता है, कोई धिन से चला जाता है, धिने से चला जाता है, सहूलत में कि हमें जाना तो मंजिल है दूर, तरकीबें जाना है जरूर ने बनाई लखनऊ। जी हाँ। तो अब जैसे जो शहर बड़े बोल उनको लेके उड़ गए साथ में, क्योंकि उनके साथ हमें जाना जरूर है, ये बातें थी। अब जब तबला, ये तो संगत का हुआ, अब जब तबला सिर्फ सुनाना है सोलो, तो उसमें क्या बरता गया आपके यहाँ की? जैसे उसमें ये प्रथा है कि पहले जब शुरू करते हैं सुनाने के लिए तो पहले ठेका कायम किया, वो तो ठेका बुनियाद है, बिल्कुल। उसके बाद फिर छोटे मोहरे दिखलाए, पहले हमारे वहाँ, उसके बाद खास चीज पेशकारा है, पेशकार भी है, पेशकार भी आपके यहाँ बनाया गया होगा। दिल्ली की पेशकार तो ही, लेकिन आपके यहाँ उसको तरजीह और भी। लखनऊ की पेशकार सुनने में नहीं आती है। अच्छा। वाजपेयी जी आज तक भी अभी तक सुनने में किसी ने नहीं सुनाई हो। हाँ, दिल्ली का ज़्यादातर बचता है। हाँ, मुझे इत्तेफाक से किताब ऐसी पुरानी मिल गई, ये तो आपको भी कुछ पता हो शायद कि मेरे वहाँ पोथी थी, लेकिन वो घुन खा गई और कुछ पता ना लग सका, वो हत्ते नहीं लगी, और कुछ उसमें बोल भी लिखे गए थे तो उसमें मात्रा प्रसारी नहीं थी, जो समझ में नहीं आ रहा कि डेवढ़ी लय क्या है या सवाई क्या लय है, किस छंद में है। ऐसा सुनने में आया कि लखनऊ के उस्ताद थे एक जाकिरुद्दीन, उनके पास थी जाकिरुद्दीन आपके रिश्तेदार थे। वो नाना को में उनकी छोटन खां साहब के सगे भाई थे। ये 3 भाई थे, लाडले खां साहब और जाकिर हुसैन और छोटन खां साहब। ये सिलसिला क्यों था, तो उनकी भी एक आध बात मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो भी लखनऊ तो अब सोलो में यही हुआ कि पहले मोहरा मुखड़ा हुआ, फिर पेशकार हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद कायदा मुख्य चीज है, कायदा, उसके बाद फिर गतें। कायदा बहुत बड़ा मायने रखता है, अगर कायदे में है, और अगर बेकायदा है तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। फिर गतें, और उसके बाद फिर रेला, तो रेला या टुकड़ा उकड़ा वगैरह, रंग छंद लयकारी, ये तो इसमें है ही। लेकिन एक सुर का ये बाजा साज है, इसमें मैंने भी ये ज़रा ज़्यादा सोच की कि एक सुर के लव कायम रहना चाहिए, चाहे स्याही पे हो चाहे किनार पे हो। अच्छा। क्योंकि एक सुर है, हम उसको हम आपको बताएंगे भी कि कहाँ से सुर बंद होगा, कहाँ से सुर खुलेगा। सुर है ईश्वर। एक तो इधर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, दूसरे कायदे और रेलों और छंद में लयकारी में भी कुछ मैंने थोड़ा सा
बढ़ावा दिया सोचा है। पखावज के बोल जो कुछ हैं वो तो उसमें सजावट में नकारे भी हैं, वो भी आपके फरमाइश के हिसाब से मैं बजा दूंगा। जी, अच्छा। लेकिन तबला सोलो भी हमारे वहाँ ये जो चीज़ें ना भी हों तब भी तबला सोलो बज सकता है। घंटा 2-4 घंटे अलग एकदम सुना जा सकता है। लखनऊ के उस्तादों ने तो सोलो हमेशा बजाए ही, इसमें 2-2 घंटे बराबर तबला दिखलाया है। हर तरह का उसमें बाज हाँ, दिखला ये के इस चीज़ें तरह का। हमारे से थोड़ा सा नमूना आप पेश करें। हाँ, जैसा आपको कहूँ तो बस मैं पहले मोरे से शुरू होऊंगा, अच्छा, उसके बाद वो आप पहले तीन ताली बजाएं। 3 ताली शुरू होंगे, 3 ही ताली बजाएंगे।